कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक। क्या है बेटा, फर्स्ट वाले से रिलेटेड है। हमने कल डिस्कस कर लिया था मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे उनके फॉर्मूले, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्टली बेटा हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। आपको पता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर होमो एटॉमिक, एटम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे और टू एटम या टू से ज्यादा एटम कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल होता है H, और अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है तो बेटा क्या होगा, H2। टू हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर ये H2 मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन में भी फॉर्मूला क्या होगा, N2, ऑक्सीजन में O2। और बेटा जो ओजोन होती है उसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइंड होके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, O3। फ्लोरीन का होता है F2, क्लोरीन का होता है Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन का I2, फॉस्फोरस होता है बेटा P4 एंड सल्फर होता है Sa। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें, हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है एटॉमिसिटी, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर 2 एटम है तो एटॉमिसिटी इसकी 2 होगी, इसकी भी 2, इसकी भी 2। यहाँ पर 3 एटॉमिसिटी होगी, यहाँ पर 2, इन सभी में भी 2 होगी। फॉस्फोरस में 4 एटॉमिसिटी होगी और सल्फर में 8 एटॉमिसिटी होगी। तो बेटा ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड का, ओके। आपको बेटा क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। ये चीज आपको लर्न भी होनी चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल का किसी भी एलिमेंट को लेके, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपको कंपाउंड का देखना है। कंपाउंड में बताया था बेटा वो होता क्या है, हेट्रोएटॉमिक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला भी अलग अलग होगा बेटा, आपको नेम भी याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। एंड बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का होता है CS2। डाइसल्फाइड बोला है मैंने, CS2। और अगर मैंने बेटा यही चीज बोली होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड आते ही तो यहाँ पर क्या आ जाता, CO2। क्लियर है। मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब है बेटा ऑक्सीजन, मोनो का मतलब है 1। कार्बन का सिंबल C, एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन और डाई का मतलब 2, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, CO। नेक्स्ट बेटा आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, किसके आगे टेट्रा लगा है, क्लोराइड। क्लोरीन का सिंबल आपको पता है ना, Cl, कितने हैं Cl, 4। तो इसका नेम ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेम से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन सब में फॉलो नहीं होता है, ये कुछ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। फॉर्मूला याद हो गया है ना। अब यहाँ पर आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है उसका होता है बेटा H2S, सल्फाइड होता है सल्फर, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। अब यहाँ हाइड्रोजन था तो एक ही H आया, यहाँ हाइड्रोजन है 2 आया, तो
तो ये चीज आपको याद भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है मीथेन, METHAN, मीथेन। मीथेन में बेटा एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन, CH4 क्या होता है, मीथेन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऐसे ही बेटा आपके पास आ जाए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होगा HNO3, ठीक है। जल्दी से देखो कौन कौन से लिख दिए मैंने, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अभी कुछ और भी है मैं दिखाना चाहूंगी ताकि आप अच्छे से उनको याद रख सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं और करवाती हूँ, इसमें कुछ और कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से हैं देखो। नेक्स्ट आता है बेटा अमोनिया, अमोनिया का होता है NH3, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इथेनॉल, इथेनॉल इसका होता है बेटा C2H5OH, और इसी में ही अगर आता मीथेनॉल तो आता बेटा CH3OH, ध्यान रखना। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है आपको कि वाटर का क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी आपको लर्न करने हैं। ये है फॉर्मूला किसके, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के, क्लियर है। अगर हम इन सभी में देखें तो बेटा सेम तो है नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। देखो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, सेम एज इट इज हाइड्रोजन क्लोरीन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप एलिमेंट भी बता सकते हो इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने हैं ये नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट, क्लियर। तो अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से एलिमेंट के भी एंड कंपाउंड के भी, क्लियर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल, हमने पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, उसके हमने फॉर्मूले भी देख लिए। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एटॉमिक मास होता है ना, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास में बहुत सिंपल है, देखो मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम, 2 और मोर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने कहा कि सपोज हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, कौन सा है, मैंने वाटर ही ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा एटम्स का। अगर हम एटम के मास को क्या कर दे, प्लस कर दे, ऐड कर दे, तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो हमेशा मॉलिक्यूलर जो मास होता है एटॉमिक मास से डबल होता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम ये कह सकते हैं टोटल मास ऑफ ऑल एटम, ऑल एटॉमिक मास, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। सिंपली क्या है, टोटल मास ऑफ ऑल एटॉमिक मास, जितने भी एटॉमिक मास है उसका जो टोटल होगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर मास
निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो H2O का निकालना है। अब हमें पता है कि निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है। तो इसमें देखो जितने भी एटम होंगे उसके मास को हम प्लस करेंगे। एटम एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो हम ये कहेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, हाइड्रोजन का H। ऑक्सीजन 1 है बट हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, तो यहाँ क्या करोगे 2 हाइड्रोजन, क्लियर। आप देखो हाइड्रोजन का मास मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, टेबल बनवाई थी, कितना होता है 1। तो देखो 2 एज इट इज लिख देंगे, हाइड्रोजन का मास है 1, ठीक है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 इंटू 1 2 आना है प्लस 16 कितना आया बेटा 18, क्लियर है। तो आपके पास 18 आ गया। अब देखो मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है वो सेम एटॉमिक मास की यूनिट U के इक्वल है, ठीक है। U से रिप्रेजेंट करेंगे, AMU से मत करना, A का मतलब ही एटॉमिक है, तो यहाँ सिंपल U से रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं आपसे बोलती ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तब आप क्या लिखते 18 ग्राम। कैसे लिखते हैं देखो मैं आपको बताती हूँ। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर बेटा 2 है, इसीलिए हमने 2 एज इट इज, और हाइड्रोजन का मास होता है 1। एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16। यहाँ एक ही ऑक्सीजन एटम है इसीलिए एक का ही मास लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो आपसे कोई ये पूछता क्या कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो आप कैलकुलेट कर लेते और बता देते मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है बेटा 18U, ये हमने बता दिया। आपसे कोई ये कहता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है बेटा 18। अब देखो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास है सेम, तो आप इसमें सिंबल क्या लोगे ग्राम। देखो ओनली जो यूनिट है उसमें डिफरेंस है, बाकी और किसी चीज में नहीं है, एज इट इज आएगा, क्लियर है। तो बेटा आपका मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कंप्लीट हो गया है टॉपिक। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें गड़बड़ नहीं करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। 2 भी आ जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे और कैलकुलेशन पूछ लेंगे कि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ क्या है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, चाहे वो आप एटॉमिक मास लिख रहे हो चाहे मॉलिक्यूलर मास, लास्ट में उसकी यूनिट जरूर बताओगे। या तो आप U लिख दो या ग्राम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिट आपको साथ रखनी है। मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया CO2। कार्बन जो होता है इसका मास देखो। अब देखो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका, CO2 का। हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एंड प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब सबसे पहले ये देखो कि ऑक्सीजन और कार्बन कितने, कार्बन 1 है सिंपल, ऑक्सीजन बेटा कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम लिखोगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है 12, आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ब्रैकेट में मिलेगा क्वेश्चन में। प्लस बेटा देखो 2 है यहाँ पर, कितने ऑक्सीजन 2 है 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। आप क्या करोगे, प्लस करोगे, 12 प्लस 16 इंटू 2 32, कितना आंसर आएगा 44, ठीक है। या तो आप U लिख दो या फिर क्या लिख दो ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना आया 44U, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा 44 ग्राम।
तो ऐसे बेटा आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आयंस। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान भी रखना है आपको क्या क्या चीज है उसमें। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आयंस। आयंस क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बेटा जो कोई भी एटम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है हमें पता है। डाल्टन की लिमिटेशन में मैंने आपको बताया था कि जब फर्दर आगे क्या हुई स्टडी हुई एटम को लेके, तो क्या आया बेटा कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। क्लियर। ध्यान रखना आपको, एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या बेटा, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। न्यूट्रॉन नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो बेटा हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 1। इसी से हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन बता दोगे तो प्रोटॉन भी बता दोगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 1 एंड प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1। ठीक है। एंड जो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं बेटा वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कितना होता है, 0। क्लियर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी एटम में। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से बेटा एटम पर चार्ज जनरेट हो जाता है। उसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। क्लियर है। तो इस आयंस को समझने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमेशा किसी भी एटम में, चाहे वो कोई भी एटम हो, हमेशा क्या होता है, इक्वल। ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। एंड अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो क्या हो जाए, इंक्रीज, बढ़ जाए, या डिक्रीज मतलब कम हो जाए, तो उसकी वजह से एटम पर चार्ज जनरेट हो जाता है। उसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। क्लियर। तो बेटा अब आयंस डिस्कस करते हैं, अगर आपको इतना समझ आ गया होगा तो हम ये कह रहे हैं ना कि स्पीसीज, हम ये कह सकते हैं आयंस क्या होती है, एक स्पीसीज है, स्पीसीज विच हैव एनी चार्ज। ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयंस। ठीक है। अब ये जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के बेस पे बेटा आयंस को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। यहाँ हम ये कहें डिवाइडेड करते हैं, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे आयन को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया,
एक होता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सेकंड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बेटा, जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। हम ये कहेंगे आयन विच हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉल्ड केटायन। नेम याद रखना है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलेंगे, केटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम क्या बोलेंगे, एनायन। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आयन से पहले हमने कैट वर्ड यूज किया है और यहाँ आयन से पहले हमने एन वर्ड यूज किया है। यहाँ पर कैट से पॉजिटिव चार्ज मीनिंग समझ के चलना और एन से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि एटम विच कंसिस्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आर कॉल्ड आयंस। दूसरी डेफिनेशन भी हो गई। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं स्पीसीज विच हैव एनी चार्ज। ठीक है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, एटम्स विच आर हैविंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आर कॉल्ड आयंस। क्लियर? तो बेटा आयंस दो टाइप के हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होगी और एनायन की फॉर्मेशन कैसे होगी हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, इसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो बेटा फटाफट देखते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, ये ध्यान रखना, चार्ज के बेस पर टू टाइप्स के आयन होते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो आपको दो चीजें देखनी है बेटा, मैं दोनों ही आपको एक साथ एक्सप्लेन करूंगी डिवाइड करके। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, आपको कैटायन की फॉर्मेशन और एनायन की फॉर्मेशन देखनी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आयन कब बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इंक्रीज, या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, डिक्रीज। ठीक है, तो बेटा कोई भी एटम विच हैव ल्यूज, विच हैव ही बोल सकते हैं हम, ये कह सकते हैं एनी एटम कैन ल्यूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई नेगेटिव लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ही लिख लो आप। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यूज करता है, तो बेटा किसकी फॉर्मेशन होती है, कैटायन की। ये चीज ध्यान रखना, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को क्या करे, यूज करे, तो क्या बनता है, कैटायन। ठीक है, कैटायन का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी एटम क्या करता है, एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तब किसकी फॉर्मेशन होगी, एनायन की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर ये ध्यान है तो बेटा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई भी एक एटम है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज अपने में से निकाल दिया, तो जैसे ही निकालेगा उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ बाहर निकाल दिया। अगर प्लस का साइन इधर होता तो मतलब ऐड हुआ है, अगर प्रोडक्ट की साइड इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका मतलब ये बाहर निकल गया है। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रही हो कि प्लस का साइन का मतलब तो एडिशन होता है, तो माइनस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो कोई भी एटम जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, और अगर कोई भी एटम क्या कर रहा है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो बेटा कौन सा चार्ज आता है, उस पर माइनस चार्ज आता है, जिसको आप क्या बोलोगे, एनायन बोलोगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको।
आप देखो, मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, तब आपकी समझ आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। क्लियर? तो इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का हमने सिंबल लिया P, जिस पर हमने साइन लिखा पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये भी कितने होते हैं बेटा, 11। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन कोई भी बाहर निकाला, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकाल दिया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, तो देखो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये बाहर निकल चुका है इसमें से, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 10, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा कितने हो गए, 11। तो ये वैल्यू किसकी है, माइनस की, ये किसकी है, प्लस की। अगर यहाँ भी देखे तो ये माइनस की और ये प्लस की। बेटा प्लस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इस पर चार्ज हमेशा क्या आता है, प्लस का 1 आता है। समझ आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। आफ्टर द लूज इलेक्ट्रॉन इट हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू इज मोर देन नेगेटिव, सो इट कंटेन +1 चार्ज। ओके, अब हमें ये देखना है कि एनायन जो बना वो कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया क्या, कि क्लोरीन एटम है। क्लोरीन जो बेटा एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 17। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्या रीजन था, वो एक्सप्लेन करेंगे। देखो, जब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, अब कितने हो गए बेटा, 18, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, 17। अगर आप यहाँ देखो तो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस है ना, ये प्लस है, तो ये माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू +1। कितनी है बेटा, 1, तो इस पर साइन क्या आएगा, माइनस का, कितना, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर 2 आता तो 2 लिख के दिखाते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा कैटायन या फिर एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? कैटायन कैसे बनेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम, और एनायन कब बनेगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लेके देखें कि जैसे सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर चार्ज क्या आया, +1। अगर इसकी जगह बेटा क्या होता है, मैग्नीशियम, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज क्या आता है बेटा, Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता प्रोटॉन 2 ज्यादा हो जाते है ना, तो इसलिए इस पर चार्ज क्या आता, 2 पॉजिटिव। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, इसीलिए उस पर चार्ज क्या आता है, 3 नेगेटिव। सेम एज इट इज, अगर बेटा इसमें ऑक्सीजन क्या करता, इलेक्ट्रॉन को गेन करता 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर चार्ज आता 2 नेगेटिव। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर चार्ज क्या आता है, N3 नेगेटिव। तो बेटा ये था फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कल हम डिस्कस करेंगे आयन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।